नमस्कार, मैं विनीता आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से विनीता हिंदी हब में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस समय जो हम लोग की एक सीरीज चल रही है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक से, उसके अंतर्गत हम लोग अध्याय 3 की बातें कर रहे हैं। अध्याय 3 के अंतर्गत रीतिकाल आता है और रीतिकाल के अंतर्गत इस समय हम लोग रीति सिद्ध कवियों के विषय में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आज की जो ये हम लोग की क्लास है वह है रीति सिद्ध कवि पद्माकर के ऊपर। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं कि पद्माकर के विषय में क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ है पद्माकर। पद्माकर का समय है 1753 से लेकर के 1833 तक। ठीक है, पद्माकर का जन्म बांदा में हुआ था। ये रीतिकाल के अत्यंत प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय कवि हैं। जो पद्माकर हैं तो वो रीतिकाल के बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय कवि हैं और इनका जन्म याद रखिएगा बांदा में हुआ था। और कब? 1753 ईस्वी में। ये अनेक गुण ग्राहकों द्वारा सम्मानित किए गए। पद्माकर बहुत सारे गुण ग्राहकों के द्वारा सम्मानित किए गए हैं। गुण ग्राहक का क्या मतलब होता है कि जैसे जो दूसरों के गुणों का कद्र करता हो, या वह व्यक्ति जो गुणों या गुणवानों का आदर करता हो, तो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा वो बहुत ज़्यादा ही बहुत सारे गुण ग्राहकों के द्वारा वो सम्मानित किए गए। सुगरा, सितारा, जयपुर, ग्वालियर के दरबारों में इनका आदर हुआ। हिम्मत बहादुर, जो बांदा और अवध के नवाबों के सेना अधिकारी थे, के नाम पर इन्होंने हिम्मत बहादुर बिरुदावली लिखी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचना है पद्माकर की हिम्मत बहादुर बिरुदावली। और किसके लिए लिखी थी इन्होंने? तो जो बांदा और अवध के नवाबों के सेना अधिकारी रहे थे हिम्मत बहादुर, तो उनके नाम पर ही इन्होंने ये रचना लिखी है, हिम्मत बहादुर बिरुदावली। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ इस प्रकार हैं: जगत विनोद, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, राम रसायन और गंगा लहरी। जगत विनोद लक्षण ग्रंथ है इनका। इनकी जो रचनाएं हैं, ग्रंथ हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो आप लोग भी इसे याद रखिएगा। जगत विनोद, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, राम रसायन, गंगा लहरी, जिसमें से इनकी जो जगत विनोद है वह लक्षण ग्रंथ है। ठीक है, पद्माकर भी मतिराम के समान भाषा और भाव की प्रवाहमयी सहजता के कारण लोकप्रिय है। कल की क्लास में मैंने आप लोग को पढ़ाया था, बताया था उसमें मतिराम के विषय में कि मतिराम की जो भाषा है बहुत ही सहज भाव की है। ठीक है, तो वही दिया है कि जो पद्माकर की भाषा है तो मतिराम के समान ही क्या है, भाव की प्रवाहमयी सहजता के कारण लोकप्रिय है। किंतु पद्माकर की कविता श्रृंगार, भक्ति और वीरता तीनों भूमियों पर समान अधिकार के साथ रस का संचार करती है। देखिए मतिराम की जो भाषा है तो वो बहुत ही प्रवाहमयी है, बहुत ही सरल, बहुत ही सहज है। लेकिन जो पद्माकर की कविताएं हैं तो उनमें इनकी श्रृंगार, भक्ति और वीरता तीनों भूमियों पर समान अधिकार के साथ रस का संचार करती है। यानी पद्माकर की कविताओं में ये तीनों ही रस, श्रृंगार, भक्ति और वीरता बराबर समान अधिकार रखती है। क्योंकि आप लोगों ने और जितने कवियों के विषय में पढ़ा, जैसे कि आपने भूषण को पढ़ा था, तो भूषण का जो मुख्य रस था वो वीर रस था। ऐसे केशवदास हैं तो उनका मुख्य रस श्रृंगार रस है। लेकिन जो पद्माकर हैं तो उनका तीनों, जैसे जो श्रृंगार रस, भक्ति रस और वीर रस, इन तीनों पर इनका समान अधिकार है। ये समान रूप से अपनी कविताओं में इनका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, विभिन्न भावों के अनुरूप भाषा को सहज तौर पर ढाल लेने में ये सिद्ध थे। विभिन्न भावों के अनुरूप ये अपनी भाषा को बहुत ही सहज तौर से ढाल लेते थे। जिस प्रकार से भाव होते थे उसी प्रकार से ये अपनी भाषा को व्यक्त करते थे। पंडित रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में देखिए, पंडित रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं इनके विषय में, कोटेशन दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा आप लोग। क्या दिया है इनके विषय में कि इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होने चाहिए। जो पद्माकर की भाषा है तो कहते हैं कि इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होना चाहिए। यानी कि जो पद्माकर की भाषा है तो वह अनेक रूपों में ढलने का सामर्थ्य रखती है। और यह विशेषता किसमें होती है? केवल जो महान कवि होते हैं तो यह विशेषता केवल उन्हीं में पाई जाती है। यानी कि यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो शुक्ल जी इन्हें बहुत ही महान कवियों में इनकी गणना करते हैं। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में दिखाई पड़ती है।
देखिए यहाँ पर शुक्ल जी क्या कहते हैं कि जो भाषा की अनेक रूपता पद्माकर में मिलती है वही अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास में दिखलाई देती है। तो यहाँ पर देखिए जो शुक्ल जी हैं तो वो मतलब जो इनकी भाषा है तो वो तुलसीदास से मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि जो तुलसीदास की भाषा है तो उसमें भाव और प्रसंग के अनुसार वह अलग अलग रंग धारण कर लेती है। तुलसीदास की जो भाषा है तो भाव और प्रसंग के अनुसार वह अलग अलग रंग धारण कर लेती है। सेम उसी प्रकार से पद्माकर की भी भाषा है। पद्माकर के काव्य में कहीं कहीं विदग्धता भी मिलती है लेकिन वह केंद्रीय भाव में ढल जाती है। देखिए जो पद्माकर की काव्य है, पद्माकर के जो काव्य हैं तो उनमें कहीं कहीं जो अलंकारिक चतुराई हो गई और विदग्ध का प्रयोग उन्होंने किया है। तो आप लोग याद रखिएगा कि यह प्रयोग उन्होंने केवल दिखावे या बाहरी चमत्कार के लिए बिल्कुल नहीं किया है, बल्कि जो मुख्य भाव होते हैं तो उस भाव को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है। पद्माकर में बिहारी की तरह समुचित बाह्य चेष्टाओं की योजना द्वारा आंतरिक भाव को व्यंजित करने की प्रतिभा थी। किसकी तरह? बिहारी की तरह। तो जो देखिए पद्माकर हैं तो बिहारी की तरह पद्माकर में भी यह क्षमता थी कि वे बाहरी क्रियाओं और संकेतों के माध्यम से आंतरिक भावनाओं को व्यक्त कर सके। आंतरिक भावनाएं जैसे कि प्रेम हो गया, विरह हो गया, अनुराग हो गया, तो ये सब हैं। तो किसकी तरह? जैसे बिहारी अपने आंतरिक भावनाओं को व्यक्त करते थे तो उसी प्रकार से पद्माकर भी करते हैं, किंतु इनमें चमत्कार प्रियता नहीं या नहीं के बराबर मिलती है। तो शुक्ल जी क्या कहते हैं कि जो पद्माकर हैं तो पद्माकर में केवल चमत्कार के मतलब जो पद्माकर हैं तो वो केवल चमत्कार के पीछे नहीं भागते हैं। ठीक है। चमत्कार के पीछे भागने का मतलब हो गया कि जैसे जो अलंकारों की चमक दमक होती है या भाषा की जो बनावटी सजावट होती है तो उसके पीछे ये नहीं भागते हैं। हाँ, अगर यदि कहीं जैसे इनकी रचनाओं में अलंकार या चमत्कार आ भी जाता है तो वह केवल भाव के अधीन होता है। जिस प्रकार का भाव होता है उसी प्रकार का ये अलंकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है। बल्कि ना कि ये मतलब दिखावे के लिए ये बिल्कुल भी अलंकारों का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक। तो ये जो कोटेशन था वो शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा और 2-3 बार इसको पढ़ लीजिएगा। इनकी वीर रस की कविताओं में भूषण की तरह ही वीरोचित ओज तो है किंतु भाषा व्यवस्थित बनी रहती है। क्या दिया है कि इनकी वीर रस की कविताओं में, यानी कि पद्माकर की जो वीर रस की कविताएं हैं उसमें भूषण की तरह वीरोचित ओज तो है किंतु भाषा व्यवस्थित बनी रहती है। तो देखिए जब आपको मैंने भूषण के विषय में पढ़ाया था तो उसमें कहा था कि जो भूषण की रचनाएं हैं, वीर रचित जो रचनाएं हैं, तो उसमें भाषा अव्यवस्थित हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनकी रचनाओं में जो उत्साह का अतिरेक मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा मिलता है। भूषण की रचनाओं में उत्साह का अतिरेक है। ठीक है। लेकिन जो पद्माकर की रचना है तो उसमें ऐसा नहीं है। उन्होंने भी ओज का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में। इनकी भी रचनाएं वीरता से भरी हुई हैं, लेकिन इनकी जो भाषा है वो व्यवस्थित रही है, ना कि अव्यवस्थित। पद्माकर के गंगा लहरी में एक शांत कामी चित्त की कातरता और गंगा के महात्म्य पर अटूट श्रद्धा दिखलाई पड़ती है। पद्माकर की जो रचना है गंगा लहरी, तो उसमें एक शांत कामी चित्त की कातरता दिखाई देती है और गंगा की जो महानता है तो उसके प्रति अटूट श्रद्धा दिखलाई पड़ती है। पद्माकर के काव्य में बुंदेलखंड की प्रकृति का सजीव चित्रण हुआ है। इनकी काव्य भाषा में अनुप्रासों की छटा देखते बनती है। जो पद्माकर की काव्य भाषा है तो उनमें अनुप्रास अलंकारों की छटा देखते बनती है। बिहारी और पद्माकर को रीतिकाल के 2 छोर कहा जा सकता है। महत्वपूर्ण है कि बिहारी और पद्माकर को रीतिकाल के 2 छोर कहा जा सकता है। बिहारी रीतिकाल के प्रारंभिक श्रेष्ठ कवि हैं तो पद्माकर अंतिम, यानी कि जो बिहारी हैं तो रीतिकाल का जब चरण शुरुआत होती है, प्रारंभ होता है, तो वो प्रारंभिक श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और जो पद्माकर हैं वो रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ठीक है। यह कालावधि लगभग 200 वर्षों की है।
पद्माकर के काव्य की विशेषता भावों को व्यंजित करने में समर्थ सजीव चित्र खींच देने में है। नीचे दिए हुए सवैये से इस कथन की पुष्टि हो जाएगी। पद्माकर की जो काव्य की विशेषताएं हैं तो किस प्रकार की हैं? वह भावों को व्यंजित करने में, यानी कि भावों को व्यक्त करने में सजीव चित्र खींचती है। यानी कि जब आप उनके काव्य को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि सामने कोई सजीव दृश्य चल रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, एक कथन दी गई है, तो इससे इस बात की पुष्टि हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या दिया हुआ है। फागु की भीर अभीरन में गही गोविंद लय गए भीतर गोरी, भाई करी मन की पद्माकर ऊपर नाई अबीर की झोरी, छीनी पितंबर कंबर से ते सुविदा दई, मीड़ कपोलन रोरी, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर अयो खेलन होरी। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि फागु की भीर अभीरिन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, यानी कि जो फागुन की भीड़ है, होली का समय है, यहाँ पर कृष्ण की यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो जो फागुन की भीड़ है, तो जो गोपियाँ हैं तो गोपियों ने कृष्ण को पकड़ लिया, यानी कि गोविंद को पकड़ लिया और कहाँ ले गई? घर के भीतर ले गई। भाई करी मन की पद्माकर, ऊपर नाई अबीर की झोरी। और क्या करती हैं जो गोपियां हैं तो वो अपनी मन चाहे शरारत करते हुए अबीर की जो झोली है वो श्री कृष्ण के सिर पर उड़ेल देती हैं। अबीर की जो झोली है तो वह श्री कृष्ण के ऊपर, उनके सिर पर उस झोली को उड़ेल देती हैं। छीनी पितंबर कंबर ते, छीनी पितंबर यानी कि जो गोपियां हैं तो वो कृष्ण से क्या करती हैं? पितंबर को छीन लेती हैं, यानी कि उनके कमर से जो उनकी पीली धोती है वो छीन लेती है। सुविदा दई मीड़ी कपोलन रोरी, कपोलन रोरी का मतलब रगड़ना होता है, यानी कि जो गोपियां हैं तो वो उनके कमर से उनके पीले वस्त्र को छीन लेती हैं और क्या करती हैं? उनके गालों पर अबीर गुलाल जो है वो रगड़ देती हैं। कपोलन रोरी का मतलब उनके गालों पर रगड़ देती हैं। अबीर होता है जो गुलाल, तो उसको उनके गालों पर रगड़ देती हैं। नैन नचाए कहीं मुस्काए, यानी कि जो गोपियां हैं वो पहले तो अपने आँखों को नचाती हैं और फिर मुस्कुरा करके क्या कहती हैं? लल्ला फिर अयो खेलन हो रही, कि लल्ला यानी हे श्री कृष्ण, हे लल्ला फिर आइए होली खेलने आप। तो ये जो पंक्तियां हैं वो किसकी है? पद्माकर की है। इसको पढ़ने में एक ऐसा लगता है कि मतलब कुछ सजीव चित्र खींच दिए गए हैं आपके आंखों के सामने। ठीक है, ये दृश्य जब आप इसको पढ़ रहे थे या सुन रहे हैं तो आपके आंखों के समक्ष एक दृश्य चल रहा होगा कि किस प्रकार से गोपियाँ श्री कृष्ण को गुलाल लगाती हैं। ठीक, तो अब ये रही पद्माकर के विषय में चर्चा। अब हम लोग बात करेंगे कवि गंग के विषय में। तो इनका जो समय दिया है वो 16वीं सदी दिया हुआ है। गंग के विषय में क्या दिया है तो चलिए देखते हैं। गंग अकबर के दरबारी कवि थे। जो गंग कवि हैं तो वो किसके दरबारी कवि थे? अकबर के दरबारी कवि थे। अतएव इनका समय 16वीं सदी रहा होगा। ऐसा कहा जाता है कि जो गंग है वो अकबर के दरबारी कवि थे, इसलिए इनका जो समय है वो 16वीं सदी रहा होगा। ये रहीम के मित्र थे। रहीमदास जो कि अकबर के क्या थे? नौरत्नों में से एक थे। तो ये कवि गंग रहीम के मित्र थे। ये परम स्वाभिमानी रहे होंगे। ऐसा माना जाता है कि गंग परम स्वाभिमानी रहे होंगे। गंग का व्यक्तित्व भारतीय साहित्य में अनुपम है। इन्हें किसी सामंत ने हाथी से कुचलकर मरवा डाला था। जो कवि गंग हैं तो ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही स्वाभिमानी थे और इन्हें किसी सामंत ने हाथी से कुचलकर मरवा डाला था। इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता है। ठीक है, जो कवि गंग है तो इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता है, लेकिन समकालीन और परवर्ती कवियों ने इनके नाम अत्यंत सम्मान से लिया है। जो इनके समकालीन कवि थे या इनके जो बाद में कवि हुए तो इनका नाम यानी कि कवि गंग का नाम बहुत ही सम्मान से ये लोग लेते हैं। कहा गया है कि तुलसी गंग दुओ भय कवियन के सरदार। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास और कवि गंग जो हैं ये दोनों ही समाज के सरदार माने गए हैं, यानी कि कवियों में श्रेष्ठ माने गए हैं तुलसी और गंग। ठीक है, इसी से कवि समाज के बीच इनके स्थान का अनुमान किया जा सकता है। ये जो पंक्ति दी गई है तो इसी के आधार पर जो कवि समाज है तो उनके बीच में इनके स्थान का अनुमान लगाया जा सकता है। इनकी जो कविताएं मिलती हैं वो प्रधानतः श्रृंगार की ही हैं। दरबार में थे ही इसलिए उनके काव्य में विदग्धता भी थी।
कुल मिलाकर अपनी रचना पद्धति से ये रीतिकाल के ही कवि ठहरते हैं। मतलब अगर ऑल ओवर देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि ये रीतिकाल के ही कवि हैं। गंग का एक कवित्व नीचे दिया जा रहा है, तो चलिए देखते हैं क्या दिया है इनके विषय में कि झुकत कृपान मैदान ज्यों उदोत भानु एकन ते एक मानो सुषमा जरद की। कहे कवि गंग तेरे बल को बयारी लगे फूटी गज घटा ज्यों सरद की। एते मान सोनित की नदिया उमड़ी चली रही ना निशानी कहूँ मही में गरद की। गौरी गहियो गिरपति गणपति गहियो गौरी गौरीपति गही पूछ लपकी बरद की। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है। ये जो पंक्तियाँ हैं तो पढ़ने से ही पता चल रहा है कि एक वीर रस प्रधान ये पंक्ति है कवि गंग की। तो देखिए क्या दिया है इसमें कि झुकत कृपान, कृपान का मतलब जो तलवार होता है, तो झुकत कृपान मैदान ज्यों उदोत भानु, भानु का मतलब सूर्य हो गया, एकन ते एक मानो सुषमा जरद की। यानी कि इसका अर्थ है कि जब युद्ध भूमि में जब तलवारें आपस में भिड़ी तो ऐसा लगा कि मानो आकाश में जो सूर्य की किरणें हैं वो चमक रही हों और उनकी आभा से मानो पूरा मैदान क्या हो गया है, पूरा मैदान देदीप्यमान हो गया है। ठीक है। कहे कवि गंग तेरे बल को बयारी लगे। क्या दिया है कि जो कवि गंग हैं तो वो कहते हैं कि वीर के बल को, मतलब जो वीर का बल है, तो उस वीर के बल के सामने शत्रु ऐसे बिखरने लगे मानो फूटी गज घटा ज्यों शरद की। गज घटा का मतलब फूटी गज घटा, यानी कि जो कमल के पत्ते होते हैं, तो मानो कि शरद ऋतु में जो गज फटा है, यानी कि कमल के जो पत्ते हैं वो मुरझा करके टूट जाते हैं। एते मान सोनित की नदियाँ उमड़ी चली रही ना निशानी कहूँ मही में गरद की। मही का मतलब धरती हो गया और गरद का मतलब यहाँ पर धूल हो गया। तो क्या कहते हैं कि युद्ध में एते मान सोनित की नदियाँ, सोनित की नदियाँ यानी कि जो रक्त की नदियाँ उमड़ी है, तो युद्ध में इतनी अधिक रक्त की नदियाँ बह चली हैं कि कहाँ पर, धरती पर कहीं पर भी धूल का नामो निशान नहीं रह गया, यानी कि चारों तरफ बस रक्त ही रक्त फैला हुआ है। गौरी गहियो गिरपति गणपति गहियो गौरी गौरीपति गही पूछ लपकी बरद की। बरद का मतलब यहाँ पर बैल होता है। तो यहाँ पर देखिए जो ये पंक्ति दी गई है, तो मतलब इस पंक्ति में जैसे ये जो विकट युद्ध हो रहा था, तो उस दृश्य को देख करके जो सारे देवता लोग हैं वो क्या हो गए हैं, वो सारे देवता भयभीत हो गए हैं और वो सब अपने अपने वाहन को कस करके पकड़ लिए हैं। तो वही दिया गया है कि गौरी गहियो गिरपति। गौरी यानी कि जो माता पार्वती हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिव को पकड़ लिया, और गणपति गहियो गौरी, और जो गणपति हैं उन्होंने गौरी को थाम लिया। गौरीपति गही पूछ लपकी बरत की। और जो गौरीपति हैं यानी कि जो भगवान शिव हैं, तो वो अपने वाहन नंदी के बैल को कस करके पकड़ लिए। ठीक है। तो ये रही इनकी वीर रस प्रधान पंक्तियाँ कवि गंग की। अब तक हमने काव्य रीति का ध्यान रखकर लिखने वाले उन कवियों पर विचार किया जिनमें से अधिकांश ने काव्यांग निरूपण को रचना का निमित्त बनाया है। यानी कि अब तक हमने जितने भी कवियों को पढ़ा, उनके बारे में जाना, तो वो कौन से कवि थे जिन्होंने काव्यांग निरूपण को अपने रचना का आधार बनाया है। अब हम उन कवियों पर विचार करेंगे जो भिन्न कोटि के हैं। यानी कि अब जो इसके बाद हम लोग जिन कवियों के बारे में चर्चा करेंगे तो वो अलग हैं। ठीक है। ऊपर विवेचित कवियों को रीतिबद्ध कहा जाता है क्योंकि ये काव्य रीति को ध्यान में रखकर या उसी की सीमा में कविता करते हैं। रीतिबद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये काव्य रीति को ध्यान में रख करके अपनी रचनाएं करते हैं या तो उसकी सीमा में करते हैं। जिन कवियों पर अब हम विचार करने जा रहे हैं उन्हें रीतिमुक्त कहा जाता है। रीतिमुक्त कवि कहा जाता है क्यों? क्योंकि उन्होंने एक तो काव्यांग निरूपण को कविता का निमित्त नहीं बनाया है। यानी कि इन्हें रीतिमुक्त कहा क्यों जाता है? तो पहला रीजन क्या है कि एक तो इन्होंने काव्यांग निरूपण को अपनी कविता का आधार नहीं बताया है, और दूसरे इनके यहाँ वर्ण विषय को लेकर एक प्रकार की विह्वलता या तन्मयता पाई जाती है।
आधुनिक मुहावरे में कहें तो ये कवि प्रतिष्ठान की उपेक्षा या विरोध करने वाले हैं। जो एक पारंपरिक एक रूढ़िवादिता चली आ रही थी कविताओं को लिखने की नियमों को मान करके, तो उसका ये लोग विरोध करते हैं। ठीक है, इसीलिए ये रीति मुक्त कवि कहे जाते हैं। बोधा ठाकुर ने लोगन कवित्त कीबो खेल करी जान्यो है, या घनानंद में लोग है लागी कवित्त बनावत, मोहे तो मेरे कवित्त बनावत, लिख कर यही प्रकट किया है। तो देखिए बोधा ठाकुर ने क्या लिखा है कि लोगन कवित्त कीबो खेल करी जान्यो। ये क्या कहते हैं कि जो लोग हैं यानी कि जो सामान्य लोग हैं वो कविता रचना को केवल एक खेल समझते हैं। ठीक है, जो सामान्य लोग हैं वो क्या इस मतलब जो कविता करते हैं तो एक खेल जान करके करते हैं कि मतलब जैसे इनके समझ में क्या होता है कि जैसे ये कोई गंभीर साधना या विद्या ना होकर के केवल क्या है, एक प्रकार का खेल है, तमाशा है या मनोरंजन है। लोग यही जान करके कविताएं लिखते हैं। और घनानंद क्या कहते हैं कि लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहे तो मेरे कवित्त बनावत, यानी कि जो लोग हैं तो वो अपने मन के अनुसार यानी अपनी रुचि और अपने अभ्यास के कारण कविताएं लिखते हैं। लेकिन जो घनानंद है तो घनानंद क्या कहते हैं कि मेरे साथ इसका उल्टा है, मैं कविता नहीं बनाता हूँ, मोहे तो मेरे कवित्त बनावत, मैं कविता नहीं बनाता हूँ बल्कि मेरे कवित्त मुझे बनाते हैं, मेरी कविताएं मुझे बनाते हैं। तो ये कह करके इन लोगों ने प्रकट किया है अपनी रीतिमुक्त धारा पद्धति को। ठीक है, रीतिवाद का विरोध रीतिकाल में होना ही था। जो रीतिकाल का रीतिवाद है, रीतिवाद परंपरा एक है, तो उसका विरोध रीतिकाल में होना ही था। और उसका विरोध किया किसने? घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर आदि इसी प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि इन लोगों ने खुल करके रीतिकाल का विरोध किया। अब इसके अंतर्गत जो रीतिमुक्त कवि हैं जैसे घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर, तो इन सब के विषय में हम अपनी अगली कक्षाओं में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। आप लोग पद्माकर और कविगंगा को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब कल की क्लास में हम लोग रीतिमुक्त कवियों के विषय में चर्चा करेंगे। आप लोगों को आज की ये क्लास कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।